नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देहरादून से पहली बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम वो करेंगे और ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक होगी और शाम 6 बजे भूस्खलन के संबंध में आपदा, सिंचाई, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का और कई कार्यक्रम हैं। इनफैक्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है और सुबह 11 बजे करेंगे ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक। सुदीप जैन विशेष संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सुदीप, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की आज खासी व्यस्तता है और आज सबसे बड़ा जो विषय है वो जोशीमठ में भू धसाव का खतरा पैदा हो गया है। जो वहाँ दरारें आ रही हैं, लोग मकान छोड़कर जा रहे हैं और जोशीमठ उत्तराखंड का ऐतिहासिक नगर है, चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। यहीं से फूलों की घाटी हेलन को भी जाते हैं। वहाँ आंदोलन हो रहा है, लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं। इसके लिए शाम 6 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने 11 बजे ग्राम विकास विभाग और पलायन निवारण आयोग की समीक्षा की बैठक भी बुलाई है, जो कि 11 से 2 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी बैठक है वो शाम को जोशीमठ आपदा को लेकर है। इसमें हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हो जाए, क्योंकि सभी बड़े अफसर इस बैठक में भी तलब किए गए। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पर रह रहे हजारों परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की जगह खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में दशकों से रेलवे की भूमि पर रह रहे 4000 से अधिक परिवारों के लिए जीवन की सबसे बड़ी राहत है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि ये रेलवे की जमीन है, इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को नहीं उजाड़ा जाएगा। और इसी मामले पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता शहबाज हुसैन की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत हुई। क्या कुछ हरीश रावत ने कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। अतिक्रमण जमीन पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है, किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी मौजूद है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश को मैं प्रणाम करता हूं और इससे सारे उत्तराखंड ने बड़ी राहत महसूस की है। एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने आ गई थी और हमारे जो मानवीय चेहरा है हमारे राज्य का, ये उस पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों से उससे बचा दिया। हमारे अपने हिस्से, हमारे अपने शरीर के हिस्से जो है 52,000 लोग, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, सब सड़कों पर होती तो उनको सड़कों पर जिस तरीके से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मानवीय समस्या है और इसका समाधान निकालिए। तो राज्य सरकार समाधान निकाले और 2016 में जो हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया था और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, उसके चारों तरफ ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। सर, जोशीमठ में भू धसाव को लेकर आज आप 1 घंटे का मौन व्रत के लिए भी बोला है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे गांधी पार्क पे आप 1 घंटे मौन व्रत करेंगे, क्या कुछ होगा? जहाँ दुनिया भर के श्रेष्ठ भूगर्भ शास्त्रियों को और एक्सपर्ट्स को ला करके इसकी जांच होनी चाहिए थी और कैसे बचाया जाए जोशीमठ को, लेकिन कुछ उसमें अब आपदा प्रबंधन सचिव जो है अब जोशीमठ पहुंच रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, हमारी सभ्यता का केंद्र है जोशीमठ, भगवान साक्षात रूप में विद्यमान है।
शंकराचार्य जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया वो वहाँ तपस्या की है। तो उस जोशीमठ को बचाने के लिए आपको चिंता नहीं है। राशि दिल्ली चुप बैठी हुई है, आंख बंद किए हुए बैठी है। तो इसलिए जो है मैं 1 घंटा गांधी पार्क में सामान्य कपड़ों में वहाँ पे बैठ करके मौन ध्यान लगाऊं। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोर्ट का जो फैसला है वो सफलतापूर्वक है। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं शाहबाज हुसैन, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में स्थित जनता इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत में 23वें प्रांत अधिवेशन में प्रतिभाग किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन में आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अधिवेशन में उत्तराखंड के कोने कोने से पधारी युवा तरुणाई के मध्य उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। वहीं उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के स्मरण को याद करते हुए कहा कि परिषद में काम करने के दिनों में मैं भी आपकी ही तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थियों के बीच काम करता था। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। निर्माण के क्षेत्र में छात्रों के, छात्राओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में थोड़ा सा नीचे कर लो। एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रकार से जो समाज में जाकर, आगे राष्ट्र जीवन में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को किस प्रकार का उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, उसको सही तरीके से सिखाने का काम, उनके अंदर एक भाव लाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, विद्यार्थी परिषद संगठन करता है। आज दुनिया का छात्रों के बीच में चलने वाला सबसे बड़ा संगठन है और आज यहाँ पर प्रांतीय जो अधिवेशन हुआ है उसका प्रारंभ हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी छात्र संघ के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उनके लिए भी मैं इस विद्यार्थी परिषद के समस्त छात्र छात्राओं को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। उन्होंने ये भी कहा, पहले भी पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदार होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीज़ा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद भारत में आकर मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे और उन्हें भी मोक्ष दिला पाएंगे। लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है। देखिए, ये बहुत ही सुखद निर्णय है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे, किन्हीं परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी। उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए, देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा विषय ये है कि सनातन पे इसका जो प्रभाव है, अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है, उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां मेरा परिवार गंगा जी की गोद में लेके जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आज सनातन के इस काल में, कलयुग में, हरिद्वार में और गंगा जी को ही इस कलयुग का तीर्थ कहा गया है। तो ऐसा निर्णय लेना कि अब कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे देश, अपने पड़ोसी मुल्क से भी हरिद्वार अपने परिवारजनों की, अपने जान पहचान वालों की, अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को
हरिद्वार लाके उनको माँ गंगा की गोद में विसर्जित कर सकता है। लिया गया। आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। अभी तक यहां पर आईएएस डॉक्टर अहमद इकबाल सीईओ थे। शासन द्वारा मुख्तार मोहसिन को सीईओ बना दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अहमद इकबाल के पास शासन में कई अन्य जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते वो वक्फ बोर्ड के समय नहीं दे पा रहे थे और वक्फ बोर्ड के कार्य प्रभावित हो रहे थे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की बात कही थी और अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को आईपीएस सीईओ मिलने पर बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने में मदद मिलेगी। नए सीईओ मिले हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को और एक आईपीएस सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है जिससे वक्त की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके। उन वक्त की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके। जो वक्त माफिया भूमाफिया वक्त की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी गई और अभी तक 80% योजनाओं पर काम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य को 18,000 आवास और मिले हैं, जब पदाधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द एक अच्छी छत मैसर हो सके। अधिकतर योजनाएं केंद्र पोषित हैं, उसकी समीक्षा बैठक मैंने आज की है और मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं 80, अभी तो 31 मार्च बाकी है, अभी तक हमने 84% से अधिक लक्ष्य सभी योजनाओं में हमने हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जहां पूर्व में हमारे जो 16,000 आवास हमको मिले थे उसमें से 94% आवास हम दे चुके हैं और 18,000 आवास अभी हमें और मिले हैं। इसी प्रकार जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग भी मेरे पास है, तो कल मैंने किसानों की एक बैठक की थी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद बढ़ रहे अगली खबर की ओर। घनसाली के पूर्व विधायक भीमताल आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और कहीं मजबूत नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जाता है, जिनकी सीएम बनने की लालसा के चलते कांग्रेस खत्म हुई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के आरोपों पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब हमारे बच्चे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि भीमलाल आर्य द्वारा लगाए गए आरोपों से वो बचते हुए नजर आए। कांग्रेस की कहीं कोई मजबूती नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा चुनाव है।
कांग्रेस विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि हरीश रावत जी ने उसका ही सर हमेशा कलम किया है, जिसने हरीश रावत को पनपाने का काम किया है उसी व्यक्ति का सर जो है हरीश रावत ने कलम किया है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि हरीश रावत जी एक दिन में मुझे 5 बार अपने मरे हुए बेटे की कसम खाते थे। जिसने जो कहा, अब तो हमारे बच्चे हैं, वो दर्द होगा तभी तो कहते हैं कुछ। जिसने लक्सर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO ने अचानक सड़कों पर छापेमारी की और इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सड़कों पर दौड़ रहे अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल ARTO कुलवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों पर बिना अनिवार्य अनुमति के संचालित हो रहे वाहनों के अलावा खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ये जो है बगैर टैक्स बगैर परमिट के संचालित पकड़े गए, जिनमें कि एक डंपर है जो कि ओवरलोड है और इसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें भी बगैर परमिट बगैर टैक्स के संचालित था, जिसे खानपुर थाने में सीज किया गया है। उसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, व्यवसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इसे भी यहाँ पे थाना लक्सर में सीज किया गया है। हरिद्वार में रोशनाबाद कार्यालय पर आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने रंजीतपुर में शराब की भट्टी पर छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि अवैध रूप से कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और साथ ही 2000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। वहीं मौके पर अवैध कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफिया मौके से फरार हो गए। बता दें कि आबकारी अधिकारी की जानकारी देते हुए बताया गया कि क्षेत्र में अवैध की शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जिस मिट्टी में लगातार सर्चिंग अभियान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अभियान नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय पर ASP अजय सिंह ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से मेडिकल स्टोर से संबंधित शिकायतें विभिन्न जगहों से प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 450 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिनमें से कुछ मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं भी पाई गई हैं। ऐसे में सभी स्टोर्स की एक सूची बनाकर ड्रग विभाग को दी जाएगी, जिसके चलते ऐसे मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई और उनको जो है वो, और कुछ जगह ऐसे थे जो पुलिस की चेकिंग को देखकर मेडिकल स्टोर छोड़ के चले गए। तो जहां तक पूरी संभावना है कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटी हो रही थी, कुछ ना कुछ गलत था। चूँकि मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई करने के लिए अधिकृत जो है ड्रग कंट्रोलर या ड्रग इंस्पेक्टर ही है, तो उनको नियमानुसार पूरी जो आज की कार्रवाई की रिपोर्ट रही है वो उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी कि ऐसे गलत मेडिकल स्टोर या जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाओं को नियमानुसार ना बेचकर वैसे बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करें। लालकुआ के मोटा हल्दू स्थित चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है। बताया जा रहा है कि धरने पर आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और वही धरने की अगुवाई कर रही समिति के अध्यक्ष जीवन कबड़वाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह से चौपट हो गया है। खनन से जुड़े हजारों लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नहीं कि कोई भी गेट खुलेगा की रणनीति है कि अगर हमारी सारी मांगें नहीं मानी गई, अभी इसमें हमारी एक प्रमुख मांग रह गई है। एक सब मांगें होने के बाद जब तक हमारा क्रेशर स्वामियों के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने क्रेशर स्वामियों से लिखित में हमारा रेट का मामला नहीं होगा, तब तक न धरना समाप्त होने वाला न आंदोलन समाप्त होने वाला। क्योंकि जो हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा उसमें रेट है। क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ इन लोगों ने छल किया, जिलाधिकारी के सामने 31 रुपये की रेट की बात हुई, लेकिन बाद में हमको 24-25 रुपये में क्रेशर स्वामी ने टरका दिया। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं, तो जब तक हमारे सारे मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम धरने बैठे हैं और आगे को हमारा आंदोलन इस तरह जारी रहेगा। हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी है।
आश्वासन तो पिछले 3 महीने से दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली, देहरादून बुला के हमसे सब बातें कर ली, लेकिन आज 2 दिन है, अभी तक इनका कोई वहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा हम धरने। देहरादून में भारतीय वानिकी संसाधन और शिक्षा परिषद द्वारा 2 दिवस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठन, किसानों और उत्पादकों को लेकर के विशेषज्ञों को साथ लाना है ताकि उपयुक्त रणनीति विकसित की जा सके और विकास के लिए मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की जा सके। मेन उद्देश्य है वो एक प्लेटफॉर्म में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें ICR जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके जो वैज्ञानिक हैं, उसके ऑफिशियल्स हैं और ये सब सामने आके और फंडिंग एजेंसीज भी हैं, ये अपने विचार व्यक्त करेंगे कि कैसे इस एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। मेन उद्देश्य अल्मोड़ा में लोक कलाकारों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान कलाकारों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। कलाकारों का कहना है कि सांस्कृतिक विभाग ने कलाकारों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। अब कलाकार अपनी मांग को लेकर आंदोलन तेज करेगा। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक कलाकारों ने चौघान पाटा में प्रदर्शन किया। बता दें कि कलाकारों ने हुड़के की थाप पर लोक गीत गाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोक कलाकारों का कहना है कि सरकार की अनदेखी के चलते लोक कलाकारों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही अध्यक्ष गोपाल चंपाल ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन तेज किया जाएगा और कलाकार सड़कों पर उतरेंगे। विगत 2 दिनों से हम लोग यहाँ पर कर्मिक अनशन कर रहे हैं। अभी तक हमें राज्य सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दी गई है और आज हमने संस्कृति विभाग का पुतला दहन किया गया और आने वाले समय में पूरे प्रांत में हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे और सरकार को पूर्व में हम लोगों ने चेताया और सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग, जबकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है देवभूमि उत्तराखंड का, तो सरकार इसमें आंख मूंद रही है और लोक कलाकारों को जो पारंपरिक घराने से विराजमान है उन कलाकारों का अवहेलना कर रही है। ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय में बूस्टर डोज लगाने पहुंच रहे लोगों को निराश वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड उपलब्ध ही नहीं है। सरकारी अस्पताल के CMS प्रदीप चंदोला का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार डिमांड सरकार को भेजी जा रही है, मगर कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पताल को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। इस वजह से कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगाने आने वाले लोग बैरंग लौट रहे हैं। मैं यहाँ पर जो है माता जी को लेके आया था और सुपर डोज लगाने के लिए, और इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जो है कोविशील्ड लगी है पहले से, तो वो भी कोविशील्ड ही लगेगी, पर इनके पास कोवैक्सीन अवेलेबल है। और हम सोच रहे थे कि अगर इनसे हमने बात करी थी तो इन्होंने कहा था हमारे पास कोविशील्ड है नहीं, तो हमने कहा था कि अब जो है जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से तो अब जो है अवेलेबल करानी चाहिए सरकार को। और यहाँ पर तो सरकारी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, तो इतने सारे जो लोग हैं उनको जो कोरोना से कैसे बचाया जाए। डिमांड भेजी ना इसमें, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो क्या उम्मीद की जाए कोविशील्ड कब तक आ जाएगा? कोविशील्ड आएगी ये स्टेट से आती है ना ऊपर से। तो डिमांड कब भेजी सर? डिमांड कब भेजी है? इसकी तो भेजते रहते हैं ना, उसमें हम स्टेट से आती है तो इसकी हमने डिमांड। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।